आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। हमने कार्बन कंपाउंड के अंदर डिटेल में डिस्कस कर लिया कार्बन की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में और हमने कार्बन के सारे एलोट्रॉप्स को भी समझ के देख लिया। अब बारी आ जाती है कि कार्बन से रिलेटेड जो कंपाउंड्स बनेंगे उसको हम समझ ले। और सबसे पहले कार्बन से जो रिलेटेड कंपाउंड हमारे सामने निकल के आता है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आइए जरा इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ के देखें। कहा यह जाता है कि द कंपाउंड ऑफ कार्बन, द कंपाउंड ऑफ कार्बन इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड होते हैं उन सभी कंपाउंड को आप ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हो। अच्छा, कार्बन से रिलेटेड से मेरा मतलब ये है कि सपोज कीजिए कि ये मेरे पास, अगर मान लेते हैं कि ड्रॉ करूं, ये मेरे पास कार्बन और इससे रिलेटेड एक कंपाउंड है, यानी कि CH4 एक कंपाउंड निकल के आ गया सामने, CO2 कंपाउंड निकल के आ गया सामने, ठीक है, CCl3 एक कंपाउंड निकल के आ गया। तो ये सारे के सारे जो कंपाउंड है ये कार्बन से रिलेटेड है। इन सभी कंपाउंड में एक कॉमन सी चीज आपको कार्बन दिखेगी। अगर आपको कहीं भी कार्बन दिख जाए तो वो कंपाउंड जैसा भी है उसका नाम आप ऑर्गेनिक कंपाउंड रख दोगे, यानी कि वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, कुछ लोगों को ये भ्रम होता है, कुछ लोगों को ये मिथ होता है कि ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल। वेल, ऑर्गेनिक और नेचुरल का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग अलग चीज होती है, ऑर्गेनिक फूड अलग चीज होता है, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। ठीक है, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब हम बात करेंगे तो एक्चुअल में कार्बन के बेसिस पे हम किसी कंपाउंड को जज करते हैं। इफ देयर इज कार्बन देन इट विल बी अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक चीज तो कंपलसरी हो गया, वो है कार्बन। कार्बन तो होगा ही होगा, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। कुछ एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं, कुछ और एग्जांपल आप ले लो। जैसे कि एक ले लेते हैं हम CONH2। ठीक है, यूरिया की हम बात करते हैं तो CONH2 होल ट्वाइस। ठीक है, ये है हमारे पास यूरिया। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होता है। आइए समझते हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है। तो अगर हम रीजन समझे कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑल दी ऑर्गेनिक कंपाउंड आर वेरी लो, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है तो उसका एक कारण ही होता है और वो है कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से। ड्यू टू हैविंग कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द एटम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड they have low melting and boiling point, right? अब जरा समझते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का क्या लेना देना। तो मान लीजिए अगर मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं मीथेन का, ठीक है, आप अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद कि इसको मीथेन ही क्यों कहते हैं। फिलहाल आप मान लीजिए कि मीथेन है। अब आप देखिए ये कार्बन रिलेटेड कंपाउंड है। ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड है, राइट। अब ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयर करके बना गया है। ठीक है, और आप सबको पता है कि ये शेयर करके बना है कैसे। तो अगर ये शेयर करके बना है तो बहुत ईजिली ऐसे ये ब्रेक हो सकता है। ठीक है, इनका जो बॉन्ड है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो अगर ये ईजिली ब्रेक हो सकता है इसका एक ही कारण है कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। जितनी जल्दी टूट जाए उतना जल्दी पिघल जाएगा, जितनी जल्दी टूट जाए उतना ही जल्दी वो बॉयल हो जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ गए ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, वो ये है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो सब नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि ये बैड कंडक्टर क्यों होते हैं जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। वेल, इसका भी आंसर है कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, तो इसके आंसर को लिख ले जरा, ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्ड। अब आप सोचेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा क्या है कि वो बैड कंडक्टर हो जाते हैं। तो आइए ज़रा फिर से स्ट्रक्चर ड्रॉ करें हम अपने उसी
मीथेन का, तो अगर मैं बनाऊँ आपके लिए ठीक से, तो ये कार्बन, यहाँ पे लग गया हाइड्रोजन, अगेन हाइड्रोजन, अगेन हाइड्रोजन, अगेन हाइड्रोजन, ठीक है। अब आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। अब सोच के देखिए, आपको कहीं भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन आपको नहीं दिख रहा। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बनाऊँ आपके लिए अच्छे से, ठीक है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक होगा और एक यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ और यहाँ पे, ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डेड है, ठीक है। ये सारे के सारे बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस प्रकार से। ये बॉन्ड यहाँ बन रहा है, ये बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। और फिर अगर ओवरऑल कार्बन का बॉन्ड देखोगे आप, ठीक है, तो कार्बन का कुछ इस प्रकार से बॉन्ड हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो आपको एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिख रहा। तो इन कोवेलेंट बॉन्ड देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट इज वाई दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आप यहाँ पर लिखना चाहो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, बहुत आराम से आप यहाँ पर लिख सकते हो कि इन कोवेलेंट बॉन्ड देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कंडक्शन का कोई सवाल ही नहीं होता। अच्छा, अब अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो आपके दिमाग में चल रहा था कि क्या ये नेचुरल होता है या नहीं होता। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे कि प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, इन सभी में एग्जिस्ट करते हैं। Initially, all organic compound were extracted from natural minerals obtained from living things, और उसके बाद ये पाया गया कि नहीं, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिविंग बॉडी के अलावा भी और जगह से फॉर्म कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद कहा यह जाता है कि जितने भी लिविंग बॉडी होते हैं उनमें जो वाइटल फोर्स होता है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रेपरेशन के लिए, ठीक है। ओके, इस वाइटल फोर्स के थ्योरी को एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनका नाम था वॉलर। उन्होंने 1828 के अंदर बताया, और फिर उन्होंने बताया कि यूरिया जो है एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि आपको लिविंग बॉडी के अंदर मिल जाएगा। तो आपको ओवरऑल अगर इसका अर्थ समझाऊं तो सबसे पहली बार अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिस्कवरी की गई तो वो था यूरिया, ठीक है। इसको डिस्कवर किया वॉलर, एक साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, ठीक है। और शुरू में यही बिलीव बैठ गया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो नेचुरल और लिविंग ही होते हैं। बट अगर आप लेके समझने की कोशिश करो CO2 को, या बहुत सारे आप और भी एग्जाम्पल को कंसीडर कर सकते हो, तो आपको मालूम पड़ेगा कि नहीं, नेचुरल के अलावा भी हम इसको आराम से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कार्बन से रिलेटेड ही तो कंपाउंड बनाना है ऑर्गेनिक के लिए। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था। इवन जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं, मोनो ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, अच्छा, कार्बोनेट्स होते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, वो कार्बन के कंपाउंड्स तो हैं, लेकिन अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। आई अगेन रिपीट, बहुत सारे ऑक्साइड्स और मोनोऑक्साइड्स की अगर हम बात करेंगे तो वो जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंसीडर नहीं किए जाते, ऑल्दो वहाँ पे कार्बन है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ C, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ CONH2 होल ट्वाइस, यहाँ पे कार्बन है, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ CO2 तो ये ऑक्साइड हो गया, ये कार्बन का ऑक्साइड हो गया। ये कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड है तो सही, बट ऑर्गेनिक नहीं है, दिस इज नॉट ऑर्गेनिक, राइट। तो ये एक्सेप्शन होता है कि हर कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं बनता, जिसमें से ऑक्साइड जो है वो एक प्रॉपर एग्जांपल है कि वो ऑर्गेनिक नहीं होता है। वो कार्बन रिलेटेड कंपाउंड जरूर है बट इट इज़ नॉट ऑर्गेनिक, ठीक है। तो आपसे अगर कोई एक्सेप्शन पूछे तो आप बता देना कि ऑक्साइड्स जो होते हैं, ऑक्साइड्स आर फ्यू एग्जाम्पल विच आर कंपाउंड ऑफ कार्बन बट नॉट ऑर्गेनिक, राइट। तो ये चीज़ आप समझ में आ गया आपको, ठीक है। और कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड को या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करने के ब्रांच को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में।